झारखंड के धनबाद शहर के पास एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है मुनिडी। इसी मुनिडी के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर विक्रम भाई बताते हैं कि भैया एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठा हुआ था। शाम ढलने के बाद जब वापस घर आया तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे कमरे में आ जाओ। मम्मी जैसे ही मेरे कमरे में आई मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर मैंने देखा कि मेरे बेड के पीछे वाली दीवार पर एक लोहे की किल गड़ी हुई थी। मैंने मम्मी की ओर देखते हुए बोला कि मम्मी वो देख रही हो दीवार पे कील गड़ा है। अब मम्मी यहाँ उस कील को देखने के लिए दीवार के थोड़ा सा और करीब जाने लगती हैं और इसी बीच विक्रम अपनी मम्मी को जोर से धक्का दे के रूम के कोने में गिरा देता है और फिर बिना रुके ताबड़तोड़ उस दीवार पर जो कील गड़ी थी ना उस कील के ऊपर पंचिंग करने लगा। विक्रम बताते हैं कि मेरा पूरा हाथ खून से सन गया था पर मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था भैया। अभी इस सिचुएशन में आप खुद को एक बार इमेजिन करके देखो क्या फील करोगे आप। पर यहाँ आप जो कुछ भी फील कर पा रहे होंगे वो विक्रम के पूरे सफरिंग का 1% भी हिस्सा नहीं है। आज की स्टोरी एक बहुत ही अलग तरीके की डार्क सोशल प्रैक्टिस को रिवील करने वाली है जो आज भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। फिलहाल विक्रम भाई द्वारा भेजे गए उनके आप बीती के ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। विक्रम बताते हैं कि भैया मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी एक बड़ी बहन और एक बहन मुझसे छोटी है। मेरे पापा की सरकारी नौकरी है और हम फाइनेंशियली काफी स्टेबल थे। हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। पर फिर एक दिन मेरे फैमिली को एक बात पता चलती है। जो मेरी बड़ी बहन थी उसका किसी लड़के से अफेयर था। मेरे घर वालों को लगा कि ठीक है इस एज में ऐसे अफेयर हो जाते हैं तो इन लोगों ने उसे बहुत लाइटली लिया। मेरी बहन अक्सर बोला करती पापा से कि पापा मुझे उसके साथ ही रहना है और उनके पापा हर बार ये बात बोल के टाल देते कि अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, कॉलेज ठीक से कर लो फिर हम देखेंगे। अब धीरे धीरे समय बीता और विक्रम की एज अभी 15 साल हो चुकी थी। उनकी बहन कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। उन्होंने फिर से फैमिली में ये बात रखी कि आप लोग उस लड़के से एक बार मिल लीजिए, हम लोग आगे का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए आप लोग। पर फैमिली वालों ने इस बार भी इनकी बात को टाल दिया। फिर विक्रम ने बोला कि भैया जब मेरी बड़ी बहन को ये लगने लगा कि उसकी फैमिली वाले लड़के को लेके सीरियस नहीं है तब आए दिन इनके फैमिली में इस बात को लेके कलेश होने लगा। अब धीरे धीरे ये चीज बिल्डअप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब विक्रम की बड़ी बहन घर छोड़ के भाग जाती है उस लड़के के साथ। अब 2 दिन के बाद विक्रम के फैमिली को ये खबर मिलती है कि उनके घर की बड़ी बेटी ने उसी लड़के के साथ भाग के शादी कर ली है। पर यह बात अभी सिर्फ विक्रम की फैमिली को ही पता थी। इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि यार ऐसे तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी तो क्यों ना एक काम करते हैं, जो वो लड़का है उसके फैमिली वालों से बात करते हैं और समाज के सामने एक अरेंज मैरिज जैसा सेटअप करके इनकी शादी करा देते हैं। हमारी जो इज्जत है वो तो बची रहेगी कम से कम। पर यहाँ चीजें इतनी सिंपल थी नहीं। जब विक्रम के पापा ने उस लड़के के घर वाले से बात की तब उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा दहेज का डिमांड किया। मतलब जो सोसाइटी का नॉर्म था ना दहेज लेने का उससे कई गुना ज्यादा डिमांड थी उन लोगों की। पर यहाँ विक्रम के पापा ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने अपनी जमीन बेच के जो भी उनका डिमांड था वो सब पूरा किया। उनका बस एक ही पर्पस था कि मेरी बेटी जहाँ जा रही है, जो इसका ससुराल है, वहां पर खुश रहे, उसे किसी चीज को लेके कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ सब कुछ सह के विक्रम के पापा ने अपनी लड़की और उस लड़के की शादी समाज के सामने करा दी। लड़की अपने ससुराल जाती है। अगले 10 दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पर फिर उसके बाद जो लड़की का हस्बैंड था वो विक्रम के पापा को बोलता है कि मुझे आपकी बाइक चाहिए, जो बाइक आप चलाते हैं वो चाहिए मुझे। विक्रम के पापा ने बोला कि ये बाइक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीद देता हूँ। पर फिर उस लड़के ने बोला कि नहीं मुझे आपकी ही मोटरसाइकिल चाहिए। विक्रम के पापा इस समय एकदम मजबूर थे। उनके दिमाग में बस अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से उसके ससुराल वाले मेरी बेटी को परेशान करने लगे। अब यहाँ पर भी विक्रम के पापा ने कुछ ना बोलते हुए चुपचाप वो मोटरसाइकिल उठा के अपने दामाद को दे दी। पर शादी से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ उसके कारण उस लड़के के फैमिली की इमेज विक्रम के फैमिली में बहुत खराब हो चुकी थी। पर लड़के के ससुराल वाले यहाँ भी नहीं रुके। वो आए दिन कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते। विक्रम के पापा को ना चाहते हुए भी अपने सारे खर्चे काट कर उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती। अब इस चीज को लेके तो विक्रम के पापा यूज्ड टू हो चुके थे। अब धीरे धीरे समय पार होता गया और कोई 2-2.5 साल बीतने के बाद अब विक्रम फाइनली 12th का एग्जाम कंप्लीट कर चुके थे। ये आगे एविएशन की पढ़ाई करना चाहते थे जिसके लिए वो कोचिंग कर रहे थे। पर विक्रम बताते हैं कि भैया मेरी एक आदत थी, मैं बिना घर पर बताए कहीं भी इधर उधर चला जाता था और जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता था ना
तब मैं थोड़ा बहुत नशा कर लिया करता, और इसी चीज का मेरे दीदी के ससुराल वाले बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले थे। अभी जो विक्रम के दीदी के ससुराल वाले थे, उन लोगों ने विक्रम की इस आवारापंती और नशे करने वाली बात को पूरे गांव में फैलाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे विक्रम के पापा को भी वो लोग भड़काने लगे कि आपका बेटा ऐसे नशे करता है, आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, कहाँ आप इसको एविएशन का पढ़ाई कराइएगा, सब पैसा आपका डुबा देगा ये। अब इस तरीके से वो लोग विक्रम के पापा का कान भरते और अपनी इमेज ठीक करने में लग गए। और ये सब करने का उनका मेन मोटिव था विक्रम को जान से मारना। वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि विक्रम के पापा ने नौकरी करके अच्छी खासी सेविंग्स कर रखी है। थोड़े टाइम के बाद वो रिटायर भी हो जाएंगे तो रिटायरमेंट में भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उसके बाद हर महीने पेंशन भी आता रहेगा। तो इसकी दीदी के ससुराल वालों की नजर उस पैसे पर थी। वो ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर विक्रम हमारे रास्ते से हट गया तो विक्रम के पापा के इन पैसों पर डायरेक्ट कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। अब फाइनली कुछ महीने बीतने के बाद वो दिन आता है जब विक्रम को अपने एविएशन की पढ़ाई शुरू करने के लिए एडमिशन लेना था। जैसे इसके दीदी के ससुराल वालों को ये बात पता चली, उनको खटकने लगा कि भाई इतना सारा पैसा अब इसके एडमिशन में जाएगा, वो पैसा कैसे भी हम करके अपने पास रख लें। और इस टाइम तक उसकी दीदी के ससुराल वालों ने अपना इमेज थोड़ा बहुत विक्रम के पापा के सामने ठीक कर लिया था। जब एडमिशन की खबर मिली तो जो दीदी का पति था वो पहुंचता है अपने ससुर के पास, और वहां पहुंचकर ये कान भरने लगा कि कहाँ विक्रम को आप भेज रहे हैं पढ़ाई करने, इतना सारा आपका पैसा डुबा देगा। अब ये सब कुछ हो रहा था विक्रम के आंखों के सामने, और ये चीज ना उसे बहुत खटक रही थी। विक्रम को पता था कि इनकी नीयत खराब है, वो मेरे पापा का पैसा लूटना चाहते थे। और इसी चीज को लेके उनकी घर में बहस होने लगी कि दीदी का पति आपसे इतना दहेज लिया, इतना कुछ डिमांड किया, इतना लूट लिया आपसे, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे एक दिन बहस करके विक्रम घर से बाहर चला जाता अपने दोस्तों के पास। वहां उनके साथ बैठ के विक्रम ने नशे किए, और उसके बाद रात के करीब 8:30 बजे वापस घर आता है। घर आने के बाद इनकी मम्मी ने पूछा कि खाना खा लो, तो विक्रम यहाँ मना कर देता है कि जाके जो दीदी का हस्बैंड है उसी को खिलाइए। अब इस बात को लेके फिर से इनके घर में कलेश होता है, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के बाद विक्रम सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है। अब अंदर जाके विक्रम ने कमरे का दरवाजा सटा दिया, मतलब कुंडी नहीं लगाई थी, ऐसा रखा था कि कोई बाहर से धक्का देके अंदर आ सकता है। और अब विक्रम बताते हैं कि भैया पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं इतने गुस्से में था कि मैंने पंखे में फांसी लगा के करने की कोशिश की। अब फांसी लगा के मैं कुछ सेकंड झूला, और इसी बीच जो मेरे पापा थे वो मेरे कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने जब मुझे लटकते देखा तो वो दौड़ के मेरे पास आए और मुझे पीछे से पकड़ के उठा लिया। मेरे पापा यहाँ एकदम फ्रीज हो चुके थे, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और कुछ भी बोल नहीं रहे थे। मेरी जो आंख है बस वो थोड़ी बहुत हिल रही थी। मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा होने लगा था, और इसी बीच मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन कमरे में आते हैं। वो दोनों चिल्ला रही हैं, पर मेरे पापा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मेरी छोटी बहन पापा का चिन पकड़ के ऐसे हिलाती है जोर जोर से, और तब जाके मेरे पापा होश में आते हैं। उन लोगों ने फिर मुझे नीचे उतारा, और जो वो फांसी की रस्सी थी ना, उसे चाकू से छोटे छोटे पीस में काट के साइड कर दिया। फिर मेरे पापा ने मेरा चेस्ट पंप किया बहुत देर तक, और फिर मुझे जाके होश आता है। होश आने के बाद मेरी मम्मी मेरे सामने बजरंगबली की एक फोटो लाके रख देती है। घर में मेरी मम्मी और बहन बहुत रोने लगे। पापा तो अभी भी एकदम नम होके पड़े हुए थे, और मैं बाथरूम के बाहर जो वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगा रहता है, उस मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगता हूं। मैंने देखा कि मेरे गले में उस रस्सी का निशान पड़ चुका है, और वो निशान लाल कलर का था। अब उस पूरी रात घर वाले मेरे पास बैठे रहे, मुझे समझाते रहे। पापा अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, और फाइनली रात के करीब 1:30-2 बजे मुझे नींद आई और मैं सो गया। और यहीं से इस कहानी के एक बहुत ही डार्क चैप्टर की शुरुआत होती है। अब उस घटना की अगली शाम को विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हुए थे। विक्रम बताते हैं कि भैया घर से निकलने से पहले मैंने शीशे में देखा था कि मेरे गले में वो लाल निशान बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, पर जब मैं अपने दोस्तों के पास बैठा ना, तो किसी को भी मेरे गले पे वो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि ये गले पर क्या हुआ है, पर किसी ने भी नहीं पूछा। और ऐसा नहीं था कि मैंने गला ढक के रखा हुआ है, हाफ टी शर्ट थी और पूरा ओपन बैठा था मैं पूरे टाइम यही सोचता रहा कि मेरे दोस्तों ने पूछा क्यों नहीं अभी तक। और ऐसे ही सोचते सोचते शाम ढली और मैं वापस घर आ गया। घर आके मैंने मम्मी को अपने कमरे में बुलाया और अपना कमरा लॉक कर लिया। अब यहाँ वही चीज होती है जो मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया था। विक्रम अपने बेड के पास देखते हैं कि दीवार पर किल गड़ी हुई है लोहे की।
जब मम्मी उधर देखने गई तो उन्होंने मम्मी को धक्का दे दिया जोर से घर के कोने में, और उसके बाद विक्रम उसी किल के ऊपर पंचिंग करने लगे। जब उनकी मम्मी ने वहीं कमरे के कोने में पड़े पड़े देखा कि मेरे बेटे का हाथ इतना ज्यादा खराब हो चुका है, खून से लथपथ हो रखा है, तो उनसे रहा नहीं गया। वो आती हैं विक्रम के पास उसे वहां से हटाने के लिए, और यहाँ विक्रम ने फिर से उनको हाथ से मार के एकदम दीवार पे से दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि विक्रम अभी अपनी मम्मी की जान ले लेगा। इनकी मम्मी ने एकदम जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। तब जाके विक्रम की छोटी बहन और उनके पापा आते हैं कमरे में, और फिर विक्रम के जो पापा थे वो विक्रम का कमरा आके जोर जोर से ऐसे पीटने लगे, क्योंकि इसने तो कमरे को लॉक कर दिया था ना अंदर से। जब कमरा पीटने लगे तब विक्रम अचानक ऐसे होश में आता है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि विक्रम को किसी ने अपने वश में किया हो। विक्रम बताते हैं कि भैया मेरे हाथ से पूरा खून निकल रहा है, पूरा कट फट गया चारों तरफ, पर मुझे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी भाग के जाके मेरे कमरे का दरवाजा खोलती है। पापा अंदर आए कमरे के, और फिर उन दोनों ने मिलके मुझे शांत कराया। अब उस रात मम्मी पापा मेरे ही कमरे में मेरे बेड के सामने एक गद्दा लगा के सो गए। मैं भी खाना खा के चुपचाप सोने चला गया, और इसी दौरान रात के करीब 1:30 बजे मेरे पापा की नींद खुलती है। वो देखते हैं कि मैं अपने बेड के पीछे जो दीवार थी ना, जहाँ पर वो किल गड़ा हुआ था, उसी की ओर मुंह करके उस किल को एकटक देख रहा हूँ। अभी मेरा पूरा बैग पापा की तरफ था, और जो सबसे ताजुब करने वाली बात थी वो ये कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। मैं एकदम ऐसे नंगे होके उस किल की ओर देख रहा था। तभी मेरे पापा ने बोला कि विक्रम कहाँ, तेरा कपड़ा कहाँ गया, और तू ऐसे खड़ा होके क्या देख रहा है। और यहां अपने पापा की आवाज सुन के विक्रम बोलता है कि चुपचाप सोए रहो, नहीं तो यहीं गला दबा के मार देंगे तुमको। और ये आवाज विक्रम की नहीं बल्कि किसी और ही इंसान की थी। उसके पापा एकदम साइलेंट हो गए, और फिर कुछ सेकंड के बाद विक्रम मुड़ता है अपने पापा की ओर। यहां विक्रम के पापा ने देखा कि उनके बेटे का आंख पलट के एकदम सफेद हो चुका है, और उसके पूरे बॉडी पर लंबे लंबे रॉड के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने विक्रम को रॉड से मारा है पूरे शरीर पे, और उस रॉड का इंप्रेशन उसके चेस्ट पे छप चुका है। विक्रम के पापा तुरंत उसकी मम्मी को उठाते हैं, और उसकी मम्मी ने जब विक्रम को देखा तो वो बहुत फूट फूट के रोने लगी। रोते रोते उन्होंने अपने भाई को कॉल किया जो विक्रम के मामा थे। उन्होंने विक्रम की मम्मी को बताया कि यहाँ पर मैं एक बाबा को जानता हूँ जो ये सब झाड़ फूक करते हैं, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके विक्रम को उनके पास लेके आ जाओ। पर बाबा तो अपना काम बाद में करते ना, अभी ये लोग विक्रम को कैसे कंट्रोल करे। उसकी हालत देख के इनका खून सूखे जा रहा था। इसके पापा बोलते हैं कि काम करो, कमरे से बाहर निकलो, मैं जो हमारे पड़ोसी हैं उनको बुला के लाता हूँ। पर फिर इसकी मम्मी बोलते हैं कि ऐसे कमरे से बाहर निकल जाएंगे तो वो कमरा बंद करके अंदर कुछ कर लेगा। तब यहाँ पर विक्रम की मम्मी जो कमरे का दरवाजा था उसमें खुद को फंसाती है, मतलब ऐसे होल्ड करके रखती है ताकि विक्रम वो कमरा पूरी तरीके से बंद ना कर पाए। विक्रम के पापा यहाँ बाहर जाते हैं और आसपास के जो पड़ोसी थे इनके, उनको बुला के घर के अंदर लेके आए। अब उनके पड़ोसी में एक मंदिर के पुजारी भी थे। उन्होंने अपना मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया और फिर अपने घर से जो वो गंगा जल लेके आए थे वो विक्रम के ऊपर फेंका। अब गंगा जल पड़ते ही विक्रम को नींद आ गई और वो सो जाता है। अगले दिन विक्रम के घर वालों ने जो उनके मामा ने बाबा के बारे में बताया था उनसे बात की। उन्होंने बोला कि देखो 2 दिन के बाद अमावस्या की रात आने वाली है और उससे पहले ही तुम लोग को विक्रम को मेरे पास लेके आना होगा, वरना जो विक्रम अभी जैसे हरकतें कर रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे इतनी भयानक चीजें होंगी कि वो तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ विक्रम के मम्मी पापा सोचने लगे कि मैं कैसे अपने बेटे को लेके अगले ही दिन झालदा जाऊं, क्योंकि ऐसे बोलने पे तो ये जाएगा नहीं। तब विक्रम के मामा ने बोला कि एक काम करना, तुम लोग विक्रम को बोलना कि मामा के बेटे का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बुलाया है। जब ये बात घर वालों ने विक्रम को बताई तो विक्रम रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ मामा के बेटे के बर्थडे में चलूंगा। अब अगले दिन बर्थडे का बहाना मार के ये सब विक्रम को लेकर सीधा उस बाबा के घर जाने वाले थे। विक्रम बताते हैं कि झालदा जाने के रास्ते में एक टोल टैक्स पड़ता है जिसका नाम है टेलमोचो ब्रिज। वो टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद मैंने पापा से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, आप कार रोक दीजिए। अब जिस जगह पापा ने कार रोकी ना,
वहां से कोई 80 मीटर की दूरी पर वो वॉशरूम था। विक्रम कार से बाहर निकला और सीधा वॉशरूम गया, और इसी बीच जो वो बाबा थे उनका कॉल आता है विक्रम की मम्मी को। उन्होंने बोला कि एक काम करना, मेरे पास आने से पहले ना तुम लोग 5-7 आदमी लेके आना अपने साथ। ये बात विक्रम की मम्मी ने विक्रम के मामा को बताई कि बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम 5-7 आदमी जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको अपने साथ लेके बाबा के पास पहुंचो सीधा। थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर विक्रम अपने कार के पास आता है और वहां खड़े होकर उसने एक सेल्फी ली। अब जो फोटो उसने क्लिक की उस समय तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया विक्रम ने। वो क्लिक करके फोन जेब में रखता है और वापस कार में बैठ के सीधा ये लोग पहुंचते हैं उस बाबा के घर झालदा। जब वहां पहुंचे तो विक्रम ने पूछा अपने घर वालों से कि ये हम कहाँ आ गए। तब विक्रम की मम्मी ने बोला कि यहाँ पर मामा ने एक छोटा सा पूजा रखवाया है और पूजा होने के बाद हम लोग सीधा मामा के घर चलेंगे। अब बाबा इन सबको लेके अपने पूजा स्थान पर पहुंचते हैं। वहां उनके घर वालों को बोला कि आप लोग कोने में बैठिए, विक्रम यहाँ बीच में बैठेगा। विक्रम को बीच में वो एकदम अपने सामने बैठाकर बाबा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। 2 मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने टॉवेल उठा के ना विक्रम के सर पे रख दिया ऊपर। विक्रम बताते हैं कि जैसे ही बाबा ने टॉवेल रखा उसके बाद से मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, मैं एकदम अनकॉन्शियस सा हो गया। थोड़ी देर अपनी साधना करने के बाद बाबा ने देखा कि विक्रम का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है। यहाँ विक्रम के शरीर के अंदर 2 आत्माएं थी और धीरे धीरे उन दोनों आत्माओं की शक्ल विक्रम के पूरे फेस पर उतरने लगी। आधे हिस्से में एक औरत की स्पिरिट थी और आधे हिस्से में एक मर्द की। विक्रम का चेहरा यहाँ बहुत भयानक हो रखा था। यहाँ बाबा ने विक्रम के पापा की तरफ देखा और बोला कि आप देखना चाहेंगे अपने बेटे की शक्ल। इसके पापा अपने परिवार के बाकी लोगों को भी लेके आते हैं विक्रम की शक्ल देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि भाई विक्रम की शक्ल इतनी डरावनी हो रखी है और वो बहुत गुस्से में अपने घर वालों को घूर रहा है। अब उसकी शक्ल देख के सारे लोग घबरा गए एकदम। ये वापस चुपचाप जाके कोने में बैठ जाते हैं। अब इसके थोड़ी देर के बाद बाबा ने कुछ और पूजा की और फिर उन्होंने जो विक्रम के मामा थे और उनके साथ जो दोस्त आए हुए थे उन सबको बुला लिया। बोला कि आप लोग विक्रम को जोर से पकड़ के रखिए, इसे हिलने मत दीजिएगा बस। ऐसा करने के बाद बाबा ने फिर से मंत्र उच्चारण शुरू किया और थोड़ी ही देर में विक्रम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और यहाँ मामा और उनके दोस्तों ने उसे एकदम जकड़ के रखा हुआ है। पर यहाँ विक्रम के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी थी कि वो सबको झटक दे रहा था। फिर बाबा ने बाहर से अपने 3-4 लोग और बुलाए और उन सब ने विक्रम को चारों ओर से एकदम जकड़ लिया जोर से। अब फाइनली वो फेज आ जाता है जब वो बाबा उन स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, इसके शरीर में कैसे आई, किसने भेजा तुम लोगों को। और फिर यहाँ विक्रम के शरीर में जो आत्माएं थी उनमें से एक ने विक्रम की बड़ी बहन का नाम लिया जिन्होंने भाग के शादी की थी, और जो दूसरी स्पिरिट थी वो नाम लेती है विक्रम के पापा की एक भाभी थी उनका। जैसे ही भाभी का नाम सुना विक्रम के पापा ने वो एकदम शॉक हो गए, रोने लगे वहां फूट फूट के। एक तो मेरी बेटी, इसके लिए मैंने पूरा खेत वेत बेच के सब इतना सारा पैसा दे दिया, उन्होंने ये चीज की मेरे बेटे के साथ। फिर उन बाबा ने पूछना चालू किया कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब। तो उस स्पिरिट ने बोला जिसे विक्रम की बहन ने भेजा था, वो बोलती है कि मुझे विक्रम से छुटकारा चाहिए, मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। जितना भी धन दौलत है सब पर विक्रम अपना अकेले कब्जा करेगा, जितना ही मेरे पापा का धन दौलत है वो सब मुझे चाहिए। विक्रम को मैं जान से मार के उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। बहुत दिन से मैं इसकी जान लेने की फिराक में थी पर किसी न किसी कारण से बच जा रहा था। इसके बाद उन बाबा ने अपना पूरा तंत्र मंत्र जो भी क्रिया होता था वो सब कुछ किया और विक्रम के अंदर से उन दोनों स्पिरिट्स को बाहर निकाला। अच्छा, फिर विक्रम बताते हैं कि जो मैंने वो सेल्फी ली थी ना टॉल के पास, उस फोटो को 2 दिन के बाद मैंने दोबारा देखा और मैंने देखा कि जो मेरी आँख है वो नॉर्मली ब्राउन कलर की है, पर उस ब्राउन कलर की जगह पे एक एकदम डार्क रेड कलर का सर्कल दिखाई दिया मुझे। पर बाबा ने मुझे पानी बना के दिया था और बोला था कि 1 महीने तक इस पानी को पीना है। और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे जो मेरे आंख का कलर था वो नॉर्मल हो गया और मेरे अंदर से जो स्पिरिट्स थी वो भी हमेशा के लिए बाहर निकल गई। विक्रम ने एक और बात बताई कि अभी इस घटना को बीते 4-5 साल हो चुके हैं, पर अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी दीदी फिर से कोई क्रिया करके मुझे मारना चाह रही है।
मुझे उस चीज का एहसास होता है, पर बाबा ने जो मुझे लॉकेट दिया था पहनने को, वो लॉकेट मेरी इस चीज से रक्षा कर रही है। पर यहाँ एक चीज और होता है कि विक्रम और उनके फैमिली वालों ने इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी अपनी दीदी या भाभी को नहीं दी। उनकी दीदी और भाभी को अभी भी ये लगता है कि विक्रम और उनके फैमिली वालों को शायद इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि वो विक्रम के ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक कर रही है। पर वो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं, और अगर शायद वो ये वीडियो देख रही हैं तो उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। और शायद ये कहानी देखने के बाद विक्रम के सिस्टर और उनके जो पापा की भाभी हैं जिन्होंने ये सब कुछ काम किया है, उनको ये रियलाइज़ हो कि वो कितना गलत कर रहे हैं। और जो लोग भी ऐसा काम करते हैं भाई, उनका अंत बहुत बुरा होता है। ये मैं अपने नोन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बुरा अंत होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो ये सब कुछ बंद करके भगवान को सरेंडर कर दीजिए। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।